बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया आया ज़हन में कि ये जो साइकोलॉजी और में भी यूज़ होते हैं रिसर्च डिज़ाइन और सोशल साइंसेज में भी, क्यों ना हम इन रिसर्च डिज़ाइंस को कंपाइल करें और फिर हमें ये डिसाइड करना आसान हो कि हमें कौन से रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करके कब रिसर्च करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि हमें इन्हें कंपेयर करना चाहिए और इन रिसर्च डिज़ाइन में देखना चाहिए कि किस रिसर्च डिज़ाइन की कौन सी स्ट्रेंथ हैं जो कि दूसरे रिसर्च डिज़ाइन की नहीं है। तो चले चलते हैं, हम देखते हैं इसको। तो इसमें आपने देखेंगे कि जो रिसर्च डिज़ाइन थे वो किस तरह से हर एक रिसर्च डिज़ाइन दूसरे रिसर्च डिज़ाइन से डिफरेंट है। पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी डिफरेंट वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, अब आप देखें, जब हम इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है उसको हम डिफाइन क्या करते हैं कि हम सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव मैनर में जो बिहेवियर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं साइंटिफिकली और उनकी केयरफुल रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। और ऑब्जर्वेशनल जो रिसर्च है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जिसको कहते हैं अनअब्ट्रूसिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि बेसिकली वो आप डायरेक्टली लोगों को ऑब्जर्व नहीं करते, इनडायरेक्ट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। उनमें आर्काइवल रिसर्च और फिजिकल ट्रेसेस बहुत प्रोमिनेंट हैं। फिर हम देखते हैं सर्वे रिसर्च को, और सर्वे रिसर्च का आपको पहले भी आइडिया होगा कि पब्लिक ओपिनियन से जब हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो, जब हमने लोगों के एटीट्यूड्स को स्टडी करना हो और लार्ज स्केल डाटा लेना हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास सर्वे रिसर्च। फिर एक्सपेरिमेंटल, जिसने साइकोलॉजी को साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड की, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ने। और हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो करते हैं उसको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान काज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकें। फाइनली केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च जो है ये बेसिकली हम करते हैं, कोई सिंगल इंडिविजुअल लेते हैं और उसको प्रॉपर उसके जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करते हैं या उसकी असेसमेंट करते हैं, और उसके बाद उसका इन डेप्थ एनालिसिस करके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और इसमें आमतौर पे ये भी होता है कि जो रेयर फिनोमिनन हैं, जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत रेयर्स होते हैं, और रेयर होते हैं और वो फिर बार बार नहीं होते, ऐसे लोगों को स्टडी करने का भी बेहतर मेथड केस स्टडी है। साइकोलॉजी में इन जनरल और क्लिनिकल साइकोलॉजी में इन पर्टिकुलर केस स्टडी बैकबोन है रिसर्च की। तो ये हमने इनकी डिस्क्रिप्शन देख ली। इससे आगे जो ऑब्जर्वेशनल था ये स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट्स में, एक ऑब्जर्वेशनल रह जाएगा, एक डायरेक्ट रह जाएगा और एक इनडायरेक्ट। ये देखें, इसमें अब जो ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी वो अलग होगी और जो इनडायरेक्ट थी उसको हमने आर्काइवल फिजिकल ट्रेसेस कर लिया। अब हम इन 5 रिसर्च डिजाइंस में फर्दर जो सब रिसर्च डिजाइन हैं इसके अंदर, इनके अंदर किस किस तरह की स्टडीज होती हैं डिफरेंट डिजाइंस को यूज करते हुए, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्काइवल रिसर्च और फिजिकल ट्रेसेस को। तो हम जिसको कहते हैं कि इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ बिहेवियर या अनअब्ट्रूसिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग प्रेजेंट नहीं होते, उनकी इंफॉर्मेशन होती है जो उनके फिजिकल ट्रेसेस, जिस हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनके एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में, जिसमें से एक है फिजिकल ट्रेसेस। आपने अक्सर जाके देखा होगा, लाहौर में हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएं, लोगों ने दीवारों पे कुछ लिखा हुआ होता है, ये क्या है? उनके फिजिकल ट्रेसेस हैं। लोग बुक पढ़ते हैं उसके अंदर कुछ लिख देते हैं, ये क्या है? फिजिकल ट्रेसेस हैं। तो ये हम जो फिजिकल ट्रेसेस हैं उनमें एक तो ये जो लोगों के ट्रेसेस हैं, यानी वो चीज़ों को यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और एक प्रोडक्ट्स हमें बताती हैं लोगों के बारे में। आप देखें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कैसे हिस्टोरिकली लोगों की डिस्कवरीज की और डिगिंग की, और वो जो लोगों के डिफरेंट टूल्स थे और जो उनके
बर्तन थे और उनकी इस्तेमाल की चीज़ें थी, उनसे उनके बारे में, उनके बिहेवियर्स के बारे में, उनके लाइफ़स्टाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और हम जो यूज़ ट्रेसेस 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल यूज़ ट्रेसेस होते हैं, एक कंट्रोल्ड यूज़ ट्रेसेस होते हैं। नेचुरल यूज़ ट्रेसेस ये है कि आप किसी ने बुक पढ़ी हो पूरा सेमेस्टर, उसके बाद उसे लेके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसको बुक पढ़ने का तरीका क्या था। बहुत सारे लोग ऊपर जो है लिख देते हैं, सारी बुक खराब कर देते, जगह-जगह से फ़ोल्ड कर देते हैं। ये है एक नेचुरल यूज़ ट्रेसेस। एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्चर्स ने रिसर्च कंडक्ट की कॉलेज स्टूडेंट्स पे कि उन्होंने कुछ जो पेजेस थे उनकी टेक्स्ट बुक्स के, उनको उन्होंने आपस में चिपका दिया और देखना चाह रहे थे कि आखिरी चैप्टर्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, डिफरेंट जगह से। तो स्टूडेंट्स ने जब जाके वो टेक्स्ट बुक्स खरीदी, तो जब सेमेस्टर एंड हुआ तो उन्होंने देखा तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने वो जो जहाँ से वो आपस में से चिपक गए थे आपस में पेजेस, उन्होंने जो इनिशियल चैप्टर्स के थे उनको तो ब्रेक किया और स्प्लिट किया पेजेस को, लेकिन एंड वालों को नहीं किया, जिससे पता चला कि वो एंड वाले चैप्टर्स पे स्टूडेंट ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो इस तरह से लोगों की बिहेवियर, ये कंट्रोल्ड यूज ट्रेसेस की आपको एग्जांपल दी जिसमें रिसर्चर अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन करते हैं। और नेचुरल यूज ट्रेसेस में आप देखें, आप जिस जगह पे जाते हैं लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा होता है, वहाँ पे कभी दिल बनाए होते हैं, कभी कुछ, जिससे पता चलता है यहाँ पे लोग आए वो क्या सोचते थे और उनका लाइफस्टाइल किस तरह से था। फिर आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं और वो बेसिकली उसमें दो तरह के होते हैं, एक रनिंग है और एक रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स है। और जो रनिंग रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि आप देखें अब कोरोना वायरस के इशू है, तो उनके पास कुछ दिन पहले जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक न्यूज़ स्टोरी लिखी थी और उन्होंने ये लिखा था कि साइलेंट डेथ्स 39,000 उन्होंने सम डेथ्स रिपोर्ट्स की कि ये ज़्यादा हुई हैं पुराने जो एनुअली डिफरेंट मंथ्स में रिपोर्ट, इतने मंथ्स में जो रिपोर्ट्स होती थी उनसे 39,000 ज़्यादा रिपोर्ट्स हुई हैं और उनको कोरोना का लेवल भी नहीं लगाया गया। तो उन्होंने उन्होंने वहाँ पे स्टेट को क्रिटिसाइज़ किया कि आप एक्चुअली रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली रनिंग रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट्स और बर्थ सर्टिफिकेट्स। और रनिंग रिकॉर्ड्स में आप देखें न्यूज़पेपर्स के हमारे पास हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट के जो डिफरेंट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सारे होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं जो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस, एनुअल बेसिस पे रेगुलरली मेंटेन किए जाते हैं, उनको कहते हैं कि ये रनिंग रिकॉर्ड्स हैं। और रिकॉर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, जैसे मैरिजेस पे लोग पिक्चर्स बना लेते हैं या लोग अपनी कोई मेमोरीज लिखते हैं, तो वो उनसे भी। और आर्काइवल रिकॉर्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रिटन, एनी सॉर्ट ऑफ रिटन और रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम बाद में यूज़ करके लोगों की बारे में स्टडी कर सकते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हैं, बायोग्राफी हैं। अगर आज आप स्टडी करना चाहें बेनज़ीर भुट्टो के बारे में तो नहीं कर सकते, अगर आप, लेकिन उनकी जो बुक है डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसकी बेसिस पे आज भी आप उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई रिटन या रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है। जैसे भी किसी ने रिसर्च की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वर्बैटम से लाइब्रेरी से उनकी स्पीचेस ली और प्रूव किया कि ही वाज अ करिज्मेटिक लीडर। तो ये बेसिकली आर्काइवल है। फिर ऑब्जर्वेशनल है, जिसमें ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन होती है, जिसे हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि आप डायरेक्टली जाके लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। आप मार्केट में जाएं, जाके देखें क्या लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, दैट वुड बी अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द रिसर्चर। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन फिर होती है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें प्रॉपर आप एनालिस्ट की होते हैं जिन बिहेवियर्स को आप स्टडी करते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसे जो बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट पे है कि अमेरिका की एक बड़ी बिजी स्ट्रीट पर, एक ओवर क्राउडेड स्ट्रीट में एक इंडिविजुअल गिरा और वो मर गया। और बाद में पता चला कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि उसको तो काफ़ी आज पहले वो गिर के मरा था, उसे उठाया क्यों नहीं गया। तो उन्होंने वहाँ पे सोशल साइंटिस्ट ने उसकी उन्हीं कंडीशन को रेप्लिकेट किया और एक कॉन्फिडेंट को कहा कि आपने गिरना है और ये शो करना है कि कैजुअलिटी हुई है। तो वहाँ से लोग गुजरते गए,
हर इंडिविजुअल उसको देखकर फिर पीछे देखकर फिर आगे चला जाता। तो आगे ही वो लोग बैठे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि जी आपने वहाँ पे एक इंडिविजुअल को देखा है वो गिरा हुआ था? उन्होंने कहा जी हमने देखा है। तो आपने क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कहा जी पीछे से कुछ और लोग भी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बायस्टैंडर इफेक्ट है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हेल्प के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। हर इंडिविजुअल यही सोचता है कि दूसरा हेल्प कर देगा और करता कोई भी नहीं है। तो ये अगर एक इंडिविजुअल होगा तो वो कभी भी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इस तरह के जो फील्ड में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि लैब एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट होते हैं, और उनका फ़ायदा ये होता है कि वो हम उन्हें जनरलाइज उनके रिजल्ट्स को कर सकते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में किए जाते हैं। तो ये एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, एक डिस्गाइज्ड है, बहुत कॉमन है, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग करते हैं। स्पाई एजेंसीज के लोग क्या करते हैं कि वो उन्हीं लोगों के साथ दोस्त बन के, रिश्तेदार बन के, उनका हिस्सा बन जाते हैं उनकी कम्युनिटीज का, और उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो एक तो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने टीचर का टीचिंग स्टाइल देखना हो तो आप जो नई क्लासेस आती हैं तो टीचर को नहीं पता होगा, तो फेसेस फैमिलियर नहीं होते, तो वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर्स बैठे हो तो वो टीचर का टीचिंग स्टाइल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये होगी डिस्गाइज्ड, यानी अपना पर्पस शो किए बगैर लोगों को ऑब्जर्व कर लें। एक अनडिस्गाइज्ड भी है, जैसे एथनोग्राफिक रिसर्च में एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं कि रैपो बिल्डिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। नाउ कम्स टू सर्वे रिसर्च। सर्वे में एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है कि एक ही वक्त में सेम टाइम में हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप से डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप कोई क्रॉस कल्चरल स्टडी करना चाह रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि चाइना में कोरोना से रिलेटेड एंजाइटी ज़्यादा है या पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो यू वुड कंडक्ट अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिज़ाइन द क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च because we have two groups, different people, but we are collecting the information at the same time and different individuals. फिर है longitudinal कि आप डिफरेंट टाइम्स होते हैं और सेम इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे थ्योरी बताती है विजडम की कि एजिंग के साथ वो इंक्रीज होता है, तो आप अर्ली एडल्टहुड में 30 लोगों का ग्रुप लें, उनसे देखें कि क्या वाकई उनमें विजडम कितना था, फिर उन्हीं से मिडिल एडल्टहुड में, उन्हीं से लेट में, तो हमें पता चलेगा कि वाकई एजिंग ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है और वाकई लोगों का जो विजडम का लेवल था इंक्रीज हुआ या नहीं। तो अगर सेम इंडिविजुअल हों और डिफरेंट टाइम्स हों तो इसको कहेंगे ये होगी लॉन्गिट्यूडिनल, जस्ट अपोजिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल सेम टाइम था। फिर है सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल्स। आपने फर्स्ट ईयर में देखा, आपने पहले साल में 500 लोगों से डाटा लिया गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में, क्या उनका ओपिनियन था। अगले साल आपने फिर 500 लोगों से कुछ लिए, उनसे डाटा ले लिया। थर्ड ईयर में फिर ले लिया। इसको कहेंगे सक्सेसिव, यानी एक के बाद दूसरा सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल्स। यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी डिफरेंट हैं और यहाँ पे टाइम भी डिफरेंट है, तो इसको कहेंगे कि ये है सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल। क्रॉस सेक्शनल में पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट थे टाइम से, लॉन्गिट्यूडिनल में टाइम डिफरेंट थे, पार्टिसिपेंट्स सेम, और इसमें टाइम भी डिफरेंट और अपने पार्टिसिपेंट भी डिफरेंट है, क्योंकि हर साल आप नए लोगों से लेंगे, आपको पुराने कहाँ मिलेंगे। जो क्रॉस सिक्वेंशियल है वो बेसिकली कम्बिनेशन है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल का, जो कि वैसे तो साइकोलॉजिस्ट रेयर ही यूज़ करते हैं, बहरहाल सोशल साइंस में ये भी सर्वे की एक टाइप है। अब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन, फिर रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, विद क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। जैसे इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन, इसकी बात करता हूँ मैं, उसमें बेसिकली डिफरेंट अब जो टर्म्स हैं उनके जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप देखें कि इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिज़ाइन, यानी हमारे पास डिफरेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं और उन पे हम अलग से ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। जैसे एक अमेरिकन स्टडी में 3 ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप को उन्होंने बारबी डॉल दिखाई, एक को एमी डॉल, एक को न्यूट्रल इमेजेस। तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में जो बारबी डॉल, यानी जिन्होंने आइडियल इमेज देखा था, गर्ल का जो आइडियल इमेज है अमेरिका में,
एमी रियल है और न्यूट्रल इमेजेस थर्ड था ग्रुप। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो बॉडी डिससेटिस्फैक्शन थी वो थी जिन गर्ल्स ने बारबी डॉल देखी थी, और जिस ग्रुप ने एमी डॉल देखी थी यानी रियल इमेज या न्यूट्रल इमेजेस देखे थे उनमें कोई बॉडी डिससेटिस्फैक्शन नहीं थी। जिससे पता चला कि इसका मतलब जब आइडियल जो बॉडी इमेजेस हैं उनके एक्सपोजर से पर्सनल बॉडी डिससेटिस्फैक्शन। तो उन्होंने 3 ग्रुप्स पे 3 ट्रीटमेंट अप्लाई की, तीनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट थे और उन पे इंडिपेंडेंटली ट्रीटमेंट अप्लाई की। तो इसको इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन, जिसकी फर्दर कुछ टाइप्स हैं। फिर आप रिपीटेड में ये डिज़ाइन देखें, एक ही ग्रुप होता है उस पर बार बार हम ओवर द रिपीटेड मेजर्स, जैसे इसका की टर्मिनोलॉजी है कि एक ही ग्रुप पे हम डिफरेंट सेशंस लेते हैं उसी ग्रुप के। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसके 6 पार्ट्स हैं, तो आपने एक वीक में एक उन पे बेसलाइन इंफॉर्मेशन ली, फिर पहले ट्रेनिंग दी, फिर देखा क्या कैलकुलेशन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इससे आपको पता चलेगा कि उनमें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आई नहीं आई, कितनी चेंज आई फर्स्ट सेशन से लास्ट सेशन तक कितनी। तो इसको कहते हैं रिपीटेड मेजर डिजाइन। फिर क्योंकि ये दोनों तो ट्रू एक्सपेरिमेंट थे, रिसर्चर ने एक फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट बनाया जिसको कहते हैं क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्योंकि इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में रैंडम असाइनमेंट एक कंडीशन थी जिसके अलावा आप ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो उन्होंने फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट बनाया जिसको कहते हैं क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट, जिसमें मोस्टली प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंडीशंस होती हैं और हम जो एक ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं ट्रीटमेंट से पहले के रिजल्ट्स देखते हैं और ट्रीटमेंट के बाद, और इवन जो नेचुरलिस्टिक ट्रीटमेंट्स हैं उनके इम्पैक्ट्स भी देखे जा सकते हैं क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट से। बड़ी अच्छी इसकी एग्जांपल है ट्रेनिंग या वर्कशॉप। जब आप किसी ग्रुप को करवाते हैं, वर्कशॉप से पहले आप उनसे एक बेसलाइन इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इनकी क्या कंडीशंस हैं, फिर उन्हें आप नॉलेज देते हैं और फिर उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं। स्किलफुल करने के बाद फिर फीडबैक लेते हैं तो वो जो लेते हैं उसको पहले की जो उनको कंपेयर करते हैं तो पता चल जाता है ट्रेनिंग इफेक्टिव थी या नहीं। तो इस तरह की कंडीशन में होता है क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फिर केस स्टडी रिसर्च है जिसमें डिफरेंट केस लिस्टेटिव केस स्टडीज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव, क्यूमुलेटिव। तो ये डिफरेंट केस स्टडीज की जाती हैं जिनके थ्रू नॉलेज एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है नॉलेज। अच्छा, टाइप ऑफ सैंपल। जब आप आर्काइवल या फिजिकल ट्रेस रिसर्च करेंगे या फिजिकल ट्रेसेस इन्फॉर्मेशन, तो आपका सैंपल क्या हो सकता है, फिजिकल ट्रेसेस हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या नैरेटिव रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे कि रिटन या रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन आपके पास जो होती है। फिर ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, इसमें टाइम सैम्पलिंग होती है, इसमें सिचुएशनल सैम्पलिंग होती है। आप डिसाइड करते हैं कि मैंने इतने टाइम आपने ऑब्जर्व करना है या आपने इस स्पेसिफिक सिनेरियो को ऑब्जर्व करना है। तो उसके बाद सर्वे रिसर्च है जिसमें आप इंडिविजुअल्स को ले सकते हैं और ग्रुप्स को ले सकते हैं। अगर आपने कंपैरिजन करना है, आप बॉयज़ का गर्ल्स का 2 ग्रुप्स ले सकते हैं, एक ग्रुप बड़ा ग्रुप ले सकते हैं, उस पर सर्वे रिसर्च कंपैरेटिव कर सकते हैं, कोई रिलेशनल कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन सर्वे में ये आपका सैंपल होता है। एक्सपेरिमेंटल में आपके पास इंडिविजुअल्स, ग्रुप या ग्रुप्स। अगर आपके पास रिपीटेड में ये डिज़ाइन है तो ज़ाहिर है एक ग्रुप होगा, अगर आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन है तो आपके पास ज़्यादा ग्रुप होंगे, और इस रैंडमली असाइंड ग्रुप्स आपके पास होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। और अगर क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद कंट्रोल नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप तो आपके पास 2 ग्रुप होंगे। अगर सिंपल करें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन 1 ग्रुप, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन तो एक ही ग्रुप होगा। फिर जो केस स्टडीज हैं उसमें इंडिविजुअल और रेयर फिनोमिनन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज अ सैंपल। सैम्पलिंग टेक्निक क्या अप्लाई होती है, यूजुअली नॉन प्रोबेबिलिटी, मोस्टली पर्पसिव। जब आप फिजिकल ट्रेसेस या आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप मोस्टली पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक ये जो है उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ऑब्जर्वेशनल है, इसमें भी मोस्टली नॉन प्रोबेबिलिटी, पर्पसिव, कोटा और कन्वीनियंट। फिर आपकी सर्वे में प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों अप्लाई हो सकती हैं। फिर आपकी एक्सपेरिमेंटल में एसेंशियली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, मोस्टली रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई होती हैं। फिर आपकी केस स्टडी रिसर्च जो है उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी और पर्पसिव। हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेसिस पे हम कोई केस ले रहे होते हैं, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया। सब लोगों को हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ सैंपल साइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें स्मॉल सैंपल चाहिए आर्काइवल रिसर्च और फिजिकल ट्रेसेस के लिए, ऑब्जर्वेशनल के लिए स्मॉल सैंपल चाहिए, हमें लार्जर सैंपल चाहिए सर्वे के लिए, स्मॉल सैंपल चाहिए एक्सपेरिमेंटल के लिए और केस स्टडी। यानी सर्वे के अलावा बाकी सारे रिसर्च डिज़ाइन में आपको स्मॉल सैंपल साइज चाहिए होता है, लेकिन सर्वे में आपको लार्जर सैंपल चाहिए। फिर हम रिलायबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोमेट्रिक्स से रिलेटेड, और जो जो है फिजिकल ट्रेसेस आर्काइवल रिसर्च, उसमें मोस्टली ये लेस रिलायबल है। और अगर हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं या थीमेटिक एनालिसिस, तो हम पार्शियल इंटर रिलायबिलिटी मेंटेन करते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, इसमें हम इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, जो डिफरेंट हम ऑब्जर्वर्स को यूज़ करते हैं और उनमें देखते हैं कितना एग्रीमेंट है, उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना एग्री किया उन्होंने दो ऑब्जर्वर्स ने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पे, तो उसमें इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी लेते हैं। सर्वे रिसर्च बहुत रिलायबल है क्योंकि हमारे पास स्केल्स होते हैं और उनकी हम कंप्यूट कर सकते हैं रिलायबिलिटी बाय KR20 और अल्फा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल आपको पता है रिसर्च डिज़ाइन है, और फिर लेस रिलायबल है केस स्टडी मेथड क्योंकि इट्स मोर सब्जेक्टिव इन नेचर। इंटरनल वैलिडिटी लो है आर्काइवल रिसर्च की, और इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। और जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, इसकी आमतौर पे तो इंटरनल वैलिडिटी लो होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफाउंडिंग्स का इशू होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ किया आपने, क्या आपने डिस्गाइज किया या अनडिस्गाइज किया, इससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी इंटरनल वैलिडिटी को। फिर सर्वे रिसर्च जो है, सर्वे रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी लो है, उसमें भी वही एक्सट्रेनियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल का इशू है। एक्सपेरिमेंटल की इंटरनल वैलिडिटी हाई है। अगर मैं ये कहूँ कि इन 5 जो रिसर्च डिज़ाइंस हम पढ़े, इनमें सबसे ज़्यादा हाई इंटरनल वैलिडिटी तो वो एक्सपेरिमेंटल की है। और केस स्टडी की आमतौर पे इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है अगर आपका जो केस को डील कर रहा है इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या प्रैक्टिशनर, वो अगर जो है कॉम्पिटेंट है, काबिल है, तो फिर तो आपकी वो बहुत उसकी रिलायबिलिटी जो होगी वो बहुत हाई होगी। अदरवाइज ऑब्वियसली रिलायबिलिटी लो होगी अगर जो प्रैक्टिशनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो। उसके बाद एक्सटर्नल वैलिडिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी के जो इश्यूज हैं उसमें आप देखें कि उसमें देखें जो आर्काइवल है, ये फिजिकल ट्रेसेस हैं, इसमें इसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है लो है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है, खासकर जब आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी डेफिनेटली हाई होती है। फिर आपकी सर्वे रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है, आपकी एक्सपेरिमेंटल की लो होती है, और आपकी केस स्टडी रिसर्च की भी एक्सटर्नल वैलिडिटी लो होती है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली लैब सेटिंग्स में किए जाते हैं तो उनको रियल लाइफ सेटिंग्स में अप्लाई करना, उनकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए तो इसमें से जब आप कोई डिज़ाइन यूज़ करने लगते हैं तो आप देख लें कि कौन सा डिज़ाइन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। और केस स्टडी की आपको मैंने बता दिया कि उसकी लो होती है। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, आखिर वो कौन से थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी यानी साउंडनेस ऑफ द डिज़ाइन, ट्रूथफुलनेस ऑफ द डिज़ाइन वो डिस्टर्ब होती है। तो एक जो है इसमें सिलेक्टिव डिपॉजिट और सिलेक्टिव सर्वाइवल का इशू है। आपकी डाटा की जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं क्वालिटेटिव डाटा की। तो किस तरह से इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, आप देखें अयूब खान ने ऑटोबायोग्राफी लिखी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जिसको बाद में उस रिच से बहुत अच्छी जो है उसका उर्दू ट्रांसलेशन की गई। और उसमें देखें 60 पेजेस पे फॉरेन पॉलिसी का लिखा है, लेकिन उसमें किसी फॉरेन मिनिस्टर का नेम नहीं लिखते। इससे पता चलता है कि चीज़ों को कैसे उनका रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। सारे बायोग्राफी में देखें, जो अगर कोई किसी के फेवर में है तो वो उसके हक में लिख देता है, कोई किसी की अगेंस्ट है तो उसके अगेंस्ट लिख देता है। तो ये चीज़ों में सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व है। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में रिएक्टिविटी के इश्यूज हैं, खासकर जब आप अनडिस्गाइज्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे मोस्टली एथनोग्राफिक रिसर्च में होता है, रेपो बिल्डिंग होती है, तो जाहिर है वो लोग रिएक्टिविटी आती है।
वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली अपने जो ओरिजिनल उनके बिहेवियर्स होते हैं उनको चेंज कर लेते हैं। फिर उसमें एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उससे चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। ऑब्जर्वर बायसनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कि आप बेसिकली कितने न्यूट्रल हैं। फिर इसलिए हम मल्टीपल ऑब्जर्वर्स यूज़ करते हैं ताकि ऑब्जर्वर्स की बायसनेस को रिड्यूस किया जा सके। फिर सर्वे रिसर्च में सोशल डिजायरेबिलिटी बहुत बड़ा थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी को। खासकर जब आप लोगों से सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पे डाटा लेते हैं तो उसमें सोशल डिजायरेबिलिटी के बहुत इश्यूज आते हैं। सिलेक्शन बायस की इश्यूज हैं और फिर एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट्स केस में भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखें, उसमें जो हमारे पास इंटेक्स ग्रुप का मसला होता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस आपने इंश्योर करना है कि विद इन ग्रुप डिफरेंस जो है वो कम हो। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको आप जितना स्ट्रेस कर सकें, जितना मिनिमाइज करें इतना बेस्ट है वो। अदरवाइज वो फिर वो कंफाउंड करते हैं। एक्सपीरियंस वेरिएबल्स के इश्यूज हैं, सब्जेक्ट लॉस के, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स। फिर रिपीटेड मेजर में देखें, प्रैक्टिस फैक्ट को आपने कंट्रोल करना होता है, चाहे वो सिलेक्टिव ट्रीटमेंट सप्लाई करके या सारी ट्रीटमेंट सप्लाई करके। आप चाहे पॉजिटिव प्रैक्टिस इफेक्ट हो, आप देखिए उसमें पॉजिटिव प्रैक्टिस इफेक्ट है जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। जब आप डिफरेंट सेशन लेते हैं ट्रेनिंग के तो आप इंजॉय करने लगते हैं और आप उससे यूज टू हो जाते हैं। एक ये भी है, नेगेटिव भी है कि आप बोर हो जाते हैं। तो उसकी कुजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है उस पर काफी क्रिटिसिज्म है। अगर जो वो ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं है लेकिन उसमें इंटरनल वैलिडिटी को बहुत सारे थ्रेट्स इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद फाइनल जो है केस स्टडी रिसर्च, इसमें ऑब्जर्वर्स बायसनेस के इश्यूज, मिलिंगरिंग के इश्यूज हैं कि अगर आप बहुत कंपिटेंट नहीं हैं तो आपको डिसीव भी किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है। तो आप देखें, आर्काइवल, ऑब्जर्वेशनल और केस स्टडी तीनों क्वालिटेटिव हैं और सर्वे और एक्सपेरिमेंटल ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। स्टैटिस्टिक्स कौन सी इन्वॉल्व है? मोस्टली जो आर्काइवल रिसर्च है उसमें हम फ्रीक्वेंसीज कंप्यूट करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा काई स्क्वायर टेस्ट, फाई कोरिलेशन और इस तरह के मैनुअल हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशन रिसर्च में भी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स मोस्टली यूज होती है और उसमें फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव्स और इस तरह के डिफरेंट जो अगर हमने रिलेशनशिप स्टडी करना हो तो फाई कोरिलेशन वगैरह। सर्वे रिसर्च में आपको पता है सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं। मोस्टली पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होती है सर्वे रिसर्च और हम उसमें प्रिडिक्शंस करते हैं, रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं। अगर ये कंपैरेटिव हो तो हम डिफरेंसेस देखते हैं और अगर इसको रिलेशनल हो तो हम रिलेशनशिप्स और प्रिडिक्शंस वगैरह करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंपैरिजन से रिलेटेड जो डिफरेंट टेस्ट हैं जैसे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, रिपीटेड मेजर एनोवा है, इस तरह के डिफरेंट टेस्ट। पेयर सैंपल टी टेस्ट है जैसे यूज होता है उसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। ये सारे टेस्ट आप जैसे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप यूज करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन में, रिपीटेड मेजर एनोवा आप यूज करते हैं रिपीटेड मेजर डिजाइन में और इस पेयर सैंपल टी टेस्ट आप यूज करते हैं मोस्टली कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। फिर केस स्टडी रिसर्च जो है इस पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपके पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, प्योरली क्वालिटेटिव, और उस पर आप टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स के। फिर सोशल डिजायरेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है मॉडर्न रिसर्च का कि आप क्या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसमें फेकिंग गुड फेकिंग बैड तो नहीं है। लोगों ने अपना इम्प्रेशन जो है मैनेजमेंट के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन दी भी है या नहीं। जो फिजिकल ट्रेसेज या आर्काइवल रिसर्च क्योंकि इन्हें कहती ही हैं कि ये नॉन डायरेक्टिव हैं, अनअब्ट्रूसिव हैं, तो इसलिए इनमें अब जैसे लोग डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लिख के चले जाते हैं, वो मौजूद ही नहीं होते। किताबें लिखने वाले लिख के चले गए तो रिएक्टिव नहीं है वो, तो इसलिए लेस सोशली डिजायरेबल। बाद के लोग उन्हें स्टडी करते हैं कि लोगों ने क्या लिखा, वो ऑप्टिमिस्टिक थे, पेसिमिस्टिक थे, किस तरह की सोच रखते थे। फिर जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है अगर वो नेचुरलिस्टिक है या वो डिस्गाइज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है फिर उसकी में सोशल डिजायरेबिलिटी लो होगी। लेकिन अगर वो अनडिस्गाइज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है तो उसकी सोशल डिजायरेबिलिटी उसमें हाई होगी। उसके बाद जो है सर्वे रिसर्च सोशली डिजायरेबल है
खासकर उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशली डिज़ायरेबल होती है जब सेल्फ रिपोर्टेड डाटा हो, यानी लोगों ने खुद ही अपने बारे में फिल करना हो, क्वेश्चन पर्सनैलिटी का, मोरालिटी का, एथिक्स का, तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर एक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो है ये लेस सोशली डिज़ायरेबल है, क्योंकि उसमें तो इवन आपको डिसेप्शन अलाउ है कि आप जब चाहते हैं ट्रीटमेंट के कि उनको सही इम्पैक्ट स्टडी किए जा सकें, तो आप उनको डिसेप्शन यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप उसे डीब्रीफ करते हैं। केस स्टडी जो है, अगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसमें एक्सपर्टीज ना हो तो फिर सोशली डिज़ायरेबल डाटा होता है, मोस्टली लोग मेलिंगरिंग करते हैं, झूठ बोल देते हैं, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लेकिन अगर वो कम्पिटेंट रिसर्चर हो तो आप क्रॉस चेक कर सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को। फिर इसमें हम देखते हैं कि रिसर्च जब ये डाटा कलेक्ट करते हैं इन डिफरेंट डिज़ाइंस के थ्रू, तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो जो आर्काइवल या फिजिकल ट्रेसेस हैं, एक्सप्लोरेटरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशनल से हम डिस्क्रिप्टिव और सर्वे रिसर्च से भी डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल एंड कंपैरेटिव, एक्सप्लेनेटरी है, कंपैरेटिव एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है, फिर केस स्टडी से भी मोस्टली हमारे पास एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है। जब आप अपनी रिसर्च के लिए कोई भी रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करने लगे, इन सब मैटर्स को देखें और कलेक्टिवली देखें इन सारे पॉइंट्स को, फिर आप लॉजिकली जो बेस्ट सूट करता है आपकी रिसर्च को इन सारे साइंटिफिक मेरिट्स पे, उसके बाद आप उस डिज़ाइन की सिलेक्शन करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। आप इसे अपनी रिसर्च में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू।